सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके साथ रूबरू होने के लिए। और जिन विद्वान वक्ताओं को मैंने पूरी तरह सुना, उन्होंने स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और समाज के स्वास्थ्य के जो अंतर संबंध है, जो आपसी रिश्ते हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, विद्वानों के उद्धरणों के द्वारा कई बातें हमारे सामने रखी हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। 10-15 मिनट में मैं 2-3 बातों की ओर ही ज्यादा इशारा करना चाहूंगा। एक तो कोविड का संदर्भ है, और इस किस्म की महामारी शताब्दी में कभी आती है, ऐसा सब लोग मानते हैं। सारी दुनिया में आई, हिंदुस्तान में भी आई। पर इस महामारी ने हमको अपने बारे में क्या बताया, हमारे समाज के बारे में क्या बताया, उन लेसन्स को सीखना बहुत जरूरी है। इस महामारी ने हमें बताया कि हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार, और वो केवल इस सरकार की बात नहीं है, जो हमारे ढांचे बने हुए हैं स्वास्थ्य के, लोगों से बातचीत करने के, लोगों से जानकारी लेने के, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के, ये कोई अचानक 2-4-5 साल में नहीं बने हैं, सालों से बने हैं। बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब देश के सामने एक संकट हो, और संकट बहुत खर्चे का नहीं था। देखिए, इसमें सबसे ताज्जुब और दुख की बात क्या है, कोविड के हर पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी, और महंगे हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं थी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी और सारी दुनिया के अध्ययनों के हिसाब से 90% लोगों को तो ये पता भी नहीं चला कि उनको कोविड हो गया है, और जिनको हो भी गया उनको भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी। जरूरत क्या थी कि उन तक एक न्यूनतम जानकारी पहुंच जाए कि उनकी बीमारी के लक्षण क्या हैं, उनको अपनी बीमारी को मॉनिटर कैसे करना है, उनके पास एक थर्मामीटर हो, उनके पास एक ऑक्सीमीटर हो। सबसे बड़ी जरूरत इस चीज की थी। अब मेरा जिक्र करते हुए यह भी कहा गया कि मैं स्वराज इंडिया नाम के पार्टी के प्रेसिडेंट का सदस्य हूं। छोटी पार्टी है, हमारे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है, साथी नहीं है, पर जितने भी हैं उन्होंने जमीन से जुड़ के काम करने की कोशिश की। और जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो ये थी कि अधिकांश गांवों में ऑक्सीमीटर नहीं थे। अधिकांश गांवों में लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि उन्हें ऑक्सीमीटर की जरूरत है, और ऑक्सीजन कम होने पर ही विशेष इलाज की जरूरत होगी, ये उनको मालूम नहीं था। दिल्ली जैसे शहर में ऑक्सीमीटर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और मिल नहीं रहा था। चंडीगढ़ में, और ये सब ऐसे शहर हैं जो हिंदुस्तान के सबसे प्रिविलेज शहर हैं, वहां की बात मैं बता रहा हूं। जब संकट आ गया तो जो गरीब गांव के लोग थे, उनका जो हाल हुआ वो हुआ। पर जो हिंदुस्तान में बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत साधन संपन्न हैं, पुलिस और प्रशासन में जिनके संपर्क थे, वो भी लाचार और बेसहारा घूम रहे थे। तो हमारी व्यवस्था केवल विषमता पे आधारित है, अमीरों के हक में है, केवल इतनी परेशानी नहीं है। हमारी व्यवस्था बहुत अक्षम है, बहुत ही इनएफिशिएंट। वो इतनी इनएफिशिएंट है
कि जो लाखों रुपया भी खर्च करने वाले थे, तैयार थे, उनको भी जानकारी और सुविधा का अभाव था। तो हमारी व्यवस्था के बारे में उसकी संवेदनशीलता कितनी कम है ये तो हमको पता चला ही, वो कितनी अक्षम है वो भी हमको पता चला। और ये जिक्र मैं किसी एक सरकार को मद्देनजर रख के नहीं कर रहा हूं। उन सरकार ने जो किया, उन्होंने जो समस्या से ज्यादा नारेबाजी में, ढिंढोरा पीटने में, थाली बजाने में जो समय लगाया, बार बार ये घोषणा करने की कोशिश की कि हमने ये युद्ध जीत लिया है, बजाय लोगों को ये बतलाने के कि ये पेंडेमिक है, ये जाएगा नहीं, ये बार बार आएगा, आपको सावधानी रखनी है, आपको तैयारी करनी है, एक बार जाएगा दोबारा आएगा, तिबारा भी आ सकता है। और जब एंडेमिक बन जाएगा, सारे वायरल डिजीज जो होते हैं वो एक समय के बाद एंडेमिक बन जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। 100 साल पुराना आया हुआ स्पेनिश फ्लू वो आज भी जिंदा है। आज भी हर साल दुनिया में कई लाखों लोगों को होता है। ये बतलाने की बजाय कभी 14 दिन मांगना, कभी 21 दिन मांगना, कभी 21 दिन में फतह घोषित कर देना, लोगों को जानकारी देने की बजाय गुमराह करने का जो काम किया वो हम सबके सामने है। लेकिन जो हमारी व्यवस्थागत कमजोरियां हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, और केवल स्वास्थ्य सेवा को लेकर नहीं, ऑक्सीमीटर पहुंचाना ये कोई स्वास्थ्य सेवा का मसला नहीं है, इसके लिए कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। एक सामान्य ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोई भी पंचायत का कार्यकर्ता ये पहुंचा सकता है, कोई भी एनजीओ इसको पहुंचा सकता है। पर बीमारी आई गई, दो वेव हो गए, हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्सों में ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं था, आज भी उपलब्ध नहीं है। तो इससे हमको कई तरह की सीख लेनी चाहिए। तमाम समस्याओं के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद लोकमत का भी अपना एक महत्व है। हम किस ढंग की नीतियों के लिए लड़ते हैं, किस ढंग की नीतियों को उजागर करते हैं, इसका समाज में और राष्ट्र में फर्क पड़ता है। और इस तकलीफ से, इस महामारी से जो हम गुजरे हैं, कोई परिवार ऐसा नहीं, मैं किसी आदमी को नहीं जानता हिंदुस्तान में इस वक्त जिसके आंखों के सामने कोई ना कोई परिचित चेहरा जो आज नहीं है वो घूम ना रहा हो। अगर इतनी बड़ी त्रासदी से भी हम कुछ लेसन नहीं सीखेंगे, ऐसे लेसन जिनको लागू करने के लिए कोई महान आदमी की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हमें महान बनने की जरूरत नहीं है, हम जैसे छोटे हैं, मामूली आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, उसके बावजूद ऑक्सीमीटर की जानकारी और ऑक्सीमीटर खरीदने का या मिलने का तो हक है। हम हो सकता है बेईमान ही हो, ईमानदार ना हो, हम हो सकता है सही धर्म का पालन भी ना करते हो, हम स्वार्थी भी हो सकते हैं, पर इतना अधिकार तो हमारा है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम तरस गए इस त्रासदी में, वो छोटी छोटी चीजें कम से कम हो, ऐसा लॉकडाउन ना हो दोबारा। जो लॉकडाउन तो हो जाए, लाखों लोगों का रोजगार तो खत्म हो जाए, पर वो खाएंगे क्या इसका कोई इंतजाम ना हो, इसकी घोषणाएं होती रहें पर खाना उन तक ना पहुंचे। सिस्टम का कोविड प्रोटोकॉल इतना लचीला ना हो कि कम से कम समाज में जो लोग अपने भाइयों की, बहनों की मदद करना चाहते हैं उनको वो मदद करने में कोई खास दिक्कत ना आए। कम से कम इतनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं तो इस देश में होनी चाहिए। और जो ये मानने को भी तैयार नहीं है
कि ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, और आज भी जिनके पास इन व्यवस्थाओं को करने का कोई इरादा नहीं है, उनके साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए। दूसरी बात जो समाज के स्वास्थ्य को लेकर के है, अब इसका जो नफरत से रिश्ता है, नफरत का जो शरीर से रिश्ता है, इस सब के बारे में काफी बात हुई यहाँ पर। लेकिन समाज के स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ और मुद्दों के बारे में भी हमको बात करनी चाहिए। एक तो देखिए, सामान्यतः हम समझते हैं कि जिस समाज में शांति है, हिंसा नहीं है, वो समाज का स्वास्थ्य तो थोड़ा अच्छा है। कोई उथल पुथल हो, कोई अशांति हो, कोई झगड़ा फसाद हो, वो तो किसी अच्छे समाज के लक्षण नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। और समाज में काम करने का मतलब समाज में ज्यादा से ज्यादा शांति और खुशहाली आए, ये होना चाहिए। लेकिन इस खुशहाली का, इस शांति का, इस स्थिरता का आधार क्या होगा समाज में, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। क्या हमें शमशान का सन्नाटा चाहिए? क्या हमें ऐसी शांति चाहिए? पिछले 200-300 सालों का इतिहास बतलाता है कि जो तैयार भी हैं ऐसी शांति के लिए, ऐसी शक्तियां हमेशा रहती हैं जो इसी किस्म की शांति चाहती है। वो चाहती हैं कि जो व्यवस्था बनी हुई है, जो फर्क बना हुआ है, कोई भरपेट खाए, कोई खा के उल्टी कर दे और किसी को खाना ना मिले, ये व्यवस्था चलती रहे, इसी में शांति। पर ये चाहे भी अगर, तो ऐसी व्यवस्था में शांति रह नहीं सकती। पिछले 200-300 साल का इतिहास खास तौर पे बतलाता है। ऐसा नहीं कि उससे पहले जालिम नहीं हुए, जालिम हुए और जालिम हटे, पर उसमें लोगों की भूमिका बहुत कम थी। पर आज की दुनिया में, नए जमाने में, लोगों ने जालिमों को कई बार हटाया है, बार बार हटाया है, और केवल वही शांति, स्थिरता समाज में टिक पाती है, टिकाऊ हो पाती है, जो न्याय पर, जस्टिस पे आधारित, जो बराबरी पे आधारित। जहां जस्टिस नहीं होगा, जहां बराबरी नहीं होगी, जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, केवल रूल ऑफ लॉ नहीं, जहां जस्ट लॉज नहीं होंगे, वहां कोई शांति नहीं रह सकती। और हम माने या ना माने, पिछले 200-300 साल में दुनिया भर के इंसानों ने अलग अलग देशों में, चाहे वो फ्रांस की क्रांति का दस्तावेज हो, चाहे वो अमेरिकी क्रांति का दस्तावेज हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के लगातार बनने वाले नए नए दस्तावेज हों जो हमारे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का, राजनीतिक अधिकारों का इजाफा करते हैं, चाहे हिंदुस्तान का संविधान हो, और कई फैसलों से इस संविधान के दायरे को बढ़ाया गया है, न्याय के दायरे को बढ़ाया गया है। और क्या बुनियादी हक है इंसान के, इंसान होने के नाते, वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, इसके बारे में कम से कम कागज पे एक राय बनी है। और अगर चाहे अनचाहे इन दस्तावेजों को दुनिया के अधिकांश देशों को कबूल करना पड़ा है, तो इसका मतलब है कि यही दस्तावेज हमारे शांति का आधार हो सकते हैं, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य का आधार हो सकते हैं। जो हमारे संविधान के खिलाफ काम करें, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ काम करें, जस्ट लॉज के खिलाफ काम करें, वो समाज में केवल अशांति फैला सकते हैं। और अशांति का शिकार, कई बार हमको ये गलतफहमी होती है कि हम दंगाई, दंगे में केवल उसको मारेंगे जिसको हम मारना चाहते हैं।
पर दुनिया का अनुभव ये बतलाता नहीं है। जब आग लगती है तो वो किस किस घर को जला देगी, हवा किधर बहेगी और वो आग कहाँ जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो आप बड़े आदमी ना भी हों, छोटे आदमी हों, साधारण आदमी अपने हित का ख्याल करते हों, तो भी हमको समझना चाहिए हमारा हित ज्यादातर मामलों में समाज के हित के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा हित हमारे संविधान के साथ जुड़ा हुआ है। इससे अलग अगर हम होंगे तो हम बचेंगे नहीं। न्याय और समता पे, न्याय और बराबरी पे ही कोई भी सामाजिक शांति स्थापित हो सकती है। उसी समाज का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।